नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो फ्रांस पहुंचे हुए हैं। दो देशों के दौरे पर फ्रांस पहुंचे पीएम मोदी फ्रांस में भारतीय समुदाय से लोगों से मुलाकात की है और आज राष्ट्रपति मैक्रो से मुलाकात करेंगे। फ्रांस में गूंजा मोदी मोदी का नारा। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंचे हुए हैं और इस दौरान उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। फ्रांस के नीस शहर पहुंचे जहां वो G7 की बैठक में भाग लेने के लिए फ्रांस के दौरे पर हैं। पीएम मोदी इस यात्रा के दौरान वो नीस एविएशन और पेरिस में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी सहयोग को नई मजबूती देना है। फ्रांस पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नीस पहुंच गया हूं और इस यात्रा के दौरान नीस के अलावा एवियन और पेरिस में भी कार्यक्रम होगा। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तरों पर कई महत्वपूर्ण बैठकें होंगी जिनका उद्देश्य भारत की प्रमुख विकास साझेदारी और देश के साथ मित्रता और सहयोग को और मजबूत करना है। उन्होंने आगे कहा कि मैं कल राष्ट्रपति मैक्रो से मुलाकात और भारत इन्वेस्ट कार्यक्रम में शामिल होने से लेकर उत्साहित हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और इसके बाद वो 16 से 18 जून तक एविएशन और पेरिस में भी कई महत्वपूर्ण बैठकों और आयोजनों में शामिल होंगे। आज नीस में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो के बीच द्विपक्षीय बैठक जो है वो प्रस्तावित है। दोनों नेता संयुक्त रूप से भारत इन्वेस्ट कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे और इस कार्यक्रम में भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, नवाचार कंपनियों में हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि ये आयोजन भारत फ्रांस तकनीकी सहयोग और वैश्विक नवाचार साझेदारी को नई गति देने में अहम भूमिका निभाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा भारत और फ्रांस सहयोग को नई दिशा देने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच नवाचार और तकनीकी साझेदारी इस दौरे का मुख्य केंद्र रहेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बिहार से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि पाटलिपुत्र स्टेशन पर छात्रों का भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। ट्रेन लेट होने से अभ्यर्थी रेल ट्रैक पर ही उतरे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी हुई है। गुस्साए अभ्यर्थियों ने पथराव किया और पुलिस ने भी हवाई फायरिंग की है। बड़ी जानकारी बिहार के पटना से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस निषेध विभाग की परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन आज पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर हिंसक रूप में तब्दील हो गया। ट्रेन व्यवस्था को लेकर नाराज अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया और परीक्षा के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन में तोड़फोड़ की। हालात बिगड़ने पर पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े, लाठीचार्ज करना और चेतावनी के तौर पर हवाई फायरिंग करनी पड़ी। जानकारी के मुताबिक बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए स्टेशन पर एकत्रित हुए थे और इस दौरान ट्रेनों की व्यवस्था को लेकर नाराजगी बढ़ गई और कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते मामला उग्र हो गया और प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों में तोड़फोड़ के साथ रेलवे संचालन बाधित भी करने की कोशिश की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। भीड़ को शांत कराने का प्रयास किया गया लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर होती हुई नजर आई। पुलिस ने बल का भी प्रयोग किया और इस दौरान आईजी समेत कई अधिकारियों को मामूली चोटें भी आने की खबर निकलकर सामने आई है। घटना के बाद से स्टेशन परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन परिसर में पत्थरबाजी की घटना के बाद वहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागरंजन ने बताया है कि देर रात सूचना मिली थी कि कुछ लोग स्टेशन पर हंगामा कर रहे हैं। प्रशासन ने उन्हें शांति बनाए रखने की अपील की और परीक्षा देने जा रहे अन्य अभ्यर्थियों का सहयोग करने की भी अपील की, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व लगातार इमरजेंसी चैन खींच रहे थे और अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों की मांग कर रहे थे, जबकि पहले से 2 स्पेशल ट्रेनें उपलब्ध थी। वहीं अमेरिका और ईरान के डील को लेकर बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि अमेरिका ईरान के बीच आज बड़ी डील हो सकती है। यूएस ईरान डील पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा कि होगी डील और सबके लिए खुलेगा होर्मुज। बात नहीं बनने पर अंतिम विकल्प तैयार और ऐसे में ईरान ने ट्रंप के दावों पर असहमति जता दी है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए शांति समझौता यानी कि पीस डील पर रविवार को हस्ताक्षर किए जाएंगे। और ट्रंप का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान ने भी कहा है कि समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया आखिरी चरण में है और अगले 24 घंटे के भीतर इस पर हस्ताक्षर हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि समझौते पर कल हस्ताक्षर होने वाला है और जैसे ही ये डील साइन होगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सभी के लिए खोल दिए जाएंगे। ट्रंप के इस दावे के कुछ ही घंटों बाद ईरान के विदेश मंत्रालय ने अलग रुख अपनाया। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि रविवार को किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं होगा। ईरान के IRIB के अनुसार इस्लामिक बघोई ने कहा है कि बात प्रक्रिया जारी है लेकिन दूसरे पक्ष की विसंगतियों के कारण तत्काल किसी समझौते की उम्मीद नहीं की जा सकती है। उन्होंने दोहराया कि रविवार को समझौता नहीं होगा, हालांकि आने वाले समय में प्रगति संभव है। और इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर अगले 24 घंटे में हस्ताक्षर हो सकते हैं। पाकिस्तान इसकी पूरी प्रक्रिया में मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरघाची ने शुक्रवार को कहा था कि समझौते पर आने वाले दिनों में हस्ताक्षर हो सकते हैं। वहीं एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने भी कहा है कि समझौते होने की संभावना जो है 80 से 85% तक तय हो चुकी है। और हमारे साथ अमित जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि पिछले 100 दिनों से ज़्यादा हो गया है लगातार ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि अब डील होगी 40 बार से ज़्यादा कर चुके होंगे, लेकिन क्या लग रहा है कि ये डील जो है अब फाइनल होगी? अमित जी देखिए, ऐसा है कि जैसा कि बयान आया हुआ है वो मुझे हर बार यही लगता है कि ट्रंप साहब अपने ट्रेडिंग के लिए ये काम करते हैं। वो अपना पैसा बनाने के लिए लोगों का पैसा अपनी जेब में डालना चाह रहे हैं। एक बात समझिए, पिछले 100 दिनों से आप देख लीजिए हर तीसरे दिन ये न्यूज आती है कि ट्रेड डील हो गई, लेकिन होता क्या है एंड ऑफ द डे? हर तीसरे दिन अटैक होता। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि कुछ फेस सेविंग 10-15 दिनों के लिए वो हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका को जो बॉन्ड यील्ड का चक्कर है, जो रेट बढ़े होंगे उसको काउंटर करने के लिए ये लोग इस काम को बखूबी अंजाम देंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में एक बार फिर से अटैक देखने को मिलेगा। तो आप इधर अटैक की बात कर रहे हैं, यहाँ पर पीस शांति की बातें हो रही हैं अमित जी। हाँ, तो जैसे ही डील साइन होगी उसी के बाद अटैक होगा ना। डील के बाद तो क्या लग रहा है कि एक तरफ तो ईरान है वो पूरी तरह से नकार रहा है, ट्रंप कह रहे हैं कि डील होगी और हॉर्मुज खुल जाएगा, ईरान का कहना है कि टैक्स हम फिर भी वसूलेंगे। तो क्या खाड़ी क्षेत्र पूरी तरह से युद्ध में तब्दील होता जा रहा है, एक क्षेत्र बन गया है? 2027 तक ऐसे ही रहेगा। हाँ, ये 2027 तक, आने वाले नवंबर तक ये गेम इसी तरीके से चलेगा। जब ये कंफर्म हो जाएगा कि ट्रेड डील हो गई है तब जान लीजिए कि आने वाले कुछ ही हफ्तों में दोबारा से अटैक प्लान किया जाएगा। डील के बाद से अटैक होगा। अच्छा, एक सवाल अमित जी मेरा और है कि पाकिस्तान जो है ये बीच में है, क्या डील का जो क्रेडिट है वो पाकिस्तान की तरफ से जाएगा या पाकिस्तान ही ये पूरी डील करवा रहा है? देखिए, पाकिस्तान हो या फिर तुर्की हो या फिर मिस्र हो, ये तो सारे डील में लगे हुए हैं ना। लेकिन एंड ऑफ द डे डील का होना क्या है? वो जयशंकर जी का बयान है कि हम दलाल नहीं है। तो ये बयान उसी से रिलेट करता है कि हमें कुछ नहीं करना, हमें मालूम है कि इस डील से कुछ होना जाना नहीं है। तो यानी कि डील नहीं होगी? जी नहीं है। कल को ईरान के साथ डील होगी और उसके बाद फिर अटैक होगा, यही प्रोसेस चलेगा। बाद में इसको नोट करके रख लीजिए, हमारे दर्शक पहले से जानते हैं कि जब डील की बात होती है, जब डील फाइनलाइजेशन होती है, उसी के बाद अटैक हो जाता है। तो इजराइल को लेकर क्या कहेंगे अमित जी? क्योंकि इजराइल तो कहीं नहीं दिख रहा है, युद्ध तो वहीं चल रहा था, ये बीच में तो ट्रंप कूदे हैं। नहीं, इजराइल तो अपने मकसद में कामयाब है ना। क्योंकि यहाँ पर तो कहीं भी इजराइल नहीं दिख रहा था। युद्ध जो ये त्रिकोणीय चल रही थी, अब इजराइल का कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा है इस समय। इजराइल ने कब कहा कि हम ईरान को छोड़ देंगे? उसने 2023 में भी अटैक किया, 2024 में भी, 25 में अटैक किया था, 26 में किया है। इजराइल अपना काम चालू रखेगा जब तक। लेकिन ट्रंप तो बार बार ये कह रहे हैं ना अमित जी, ट्रंप ये बार बार कह रहे हैं कि जो पीस मीटिंग होगी, बातचीत होगी, उसमें इजराइल को भी मना किया जाएगा। तो क्या लग रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू मान जाएंगे? नहीं, कभी नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे? नहीं, बेंजामिन नेतन्याहू नहीं मानेंगे। तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि वो पूरी तरीके से ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं कर लेते। अच्छा ठीक है अमित जी, अगर डील होती है तो जो ट्रंप ने जो नियम और शर्तें रखी हैं, क्या लग रहा है कि ईरान मान जाएगा?
सारी शर्तें परमाणु हथियार से लेकर परमाणु बम बनाने तक, होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए ट्रम्प की शर्तों पर ईरान पूरी तरह से मान जाएगा अमित जी? नहीं, कभी नहीं मानेगा। ईरान जो शर्त रख रहा है उसको, ईरान को देखिए, ईरान को किसी भी हाल में शर्त माननी ही है। ठीक है, उसमें वो डिनाई नहीं कर सकता है। ठीक है, ईरान को शर्त माननी है। होना यही है कि पश्चिम एशिया से अमेरिका को वापस जाना है, ईरान में सत्ता परिवर्तन होना और सारी तेल कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका को जाना है। ये 3 चीजें होंगी, लेकिन ये 2027 तक। तो ये 6 महीने आने वाले जो है इसी तरीके से होगा कि हम आज डील फाइनल करेंगे और फिर अगले हफ्ते ईरान पे अटैक हो जाएगा। ईरान डील फाइनल करेगा तो वो मिडिल ईस्ट पे अटैक कर देगा। तो ये प्रोसेस आपको नवंबर तक दिखेगा। ठीक है अमित जी, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जी नमस्कार। वहीं भारत और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मई 2022 से 2026 के बीच देश में ईंधन की कीमतों में शुद्ध रूप से 3.1% की गिरावट दर्ज की गई है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वैश्विक स्तर पर कई देशों में ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन भारत ने उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डालने के बजाय कीमतों को नियंत्रित रखने की दिशा में काम किया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार और तेल कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता बनाए रखी है और कीमतों को स्थिर रखने का प्रयास किया है। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक भारत की ऊर्जा नीति का उद्देश्य आम लोगों को राहत देना और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में पेट्रोलियम उत्पादकों की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह से सामान्य है। ऐसे में सरकार का दावा है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत ने ईंधन कीमतों के मोर्चे पर अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया है। वहीं अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे और दान राशि के कथित गड़बड़ी के मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। यूपी सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी कि SIT की टीम को गठन किया है और ये फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से दान राशि के कथित दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर शिकायतें सामने आने के बाद से जांच प्रक्रिया शुरू की गई और इसी बीच मंदिर से जुड़े कर्मचारी लवकुश मिश्रा के घर से करीब 10 से 12 लाख रुपए नगद बरामद होने की खबर भी सामने आई है, जिसके बाद से मामले ने और तूल पकड़ लिया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पूरे मामले की जांच में जुटे हैं और SIT को विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। विपक्ष सरकार से पारदर्शिता की मांग कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। ओवैसी 14 जून को बहराइच से अपनी चुनावी अभियान को औपचारिक आगाज करने जा रहे हैं और इस दौरान वो मटेरा विधानसभा क्षेत्र से एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर जियारत भी करेंगे और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा है कि ये रैली 2027 के चुनाव अभियान की शुरुआत मानी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि अगर कोई भी गठबंधन नहीं हुआ तो असदुद्दीन की पार्टी जो है यूपी की करीब 200 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ संभावित गठबंधन की संभावना भी खुली रखी है। बहराइच की मटेरा सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और ऐसे में ओवैसी की ये रैली पूर्वांचल की राजनीति में नए समीकरण की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि ओवैसी के सलारा मसूद गाजी को दरगाह जाने की लेकर सियासत भी तेज हो गई है और कई दलों ने इसका विरोध भी जताया है। ऐसे में बहराइच से शुरू हो रहा ये अभियान यूपी की राजनीति में नई हलचल पैदा कर सकता है। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार को लेकर चल रही अटकलों के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बड़ा बयान दे दिया है। एनसीपी शरद पवार गुट और कांग्रेस के संभावित विलय की चर्चाओं के बीच अठावले ने कहा कि शरद पवार को कांग्रेस में जाने के बजाय बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए में शामिल होना चाहिए और ऐसे में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास अठावले ने कहा कि कांग्रेस अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही और ऐसे में शरद पवार के लिए एनडीए बेहतर विकल्प हो सकता है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर शरद पवार को बीजेपी के साथ कोई दिक्कत है तो वो
आरपीआई में शामिल हो सकते हैं। दरअसल हाल ही में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कांग्रेस से अलग हुए दलों से फिर एकजुट होने की अपील की थी और शरद पवार से इस प्रक्रिया का नेतृत्व करने की बात कही गई थी। इसके बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरणों की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि एनसीपी, एसपी और कांग्रेस के कई नेताओं ने फिलहाल किसी भी औपचारिक विलय की अटकलों को खारिज किया है और ऐसे में रामदास अठावले का ये बयान महाराष्ट्र की सियासत में नई बहस को जन्म देता हुआ दिखाई दे रहा है। बंगाल में टीएमसी संकट और इन अटकलों के बीच खबर आई है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के 2/3 सांसद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की सेना में शामिल होने की योजना बना रहे हैं और इन अटकलों के बाद से महाराष्ट्र में हलचल तेज हो गई है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को अपने सभी सांसदों को मुंबई बुलाया और आज उनसे वो मुलाकात करेंगे। सभी को मातोश्री की में मीटिंग के लिए भी बुलाया गया है। लोकसभा में सेना यूबीटी के 9 सांसद हैं और किसी भी तरह के बंटवारे के लिए 2/3 बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए कम से कम 6 सांसदों की जरूरत होती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ये देखना अहम होगा कि आज कितने सांसद आते हैं, क्योंकि संजय परभाणी जैसे कुछ सांसद हाल ही में पार्टी की बैठक में शामिल नहीं हुए और बैठक दोपहर के बांद्रा ईस्ट इलाके में बने उद्धव ठाकरे के घर पर होगी। शिवसेना यूबीटी के पदाधिकारियों का कहना है कि 2/3 का आंकड़ा हासिल करना आसान नहीं होगा, खास करके तब जब पार्टी के 3 सांसद जो हैं मुंबई से हैं और मातोश्री के प्रति समर्पित हैं। उद्धव ठाकरे ने शनिवार को अपने सभी सांसदों को मुंबई में बुला लिया था और इसी दिन सेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे का जन्मदिन भी था। नासिक से सेना यूबीटी सांसद राजा भाऊ बाजे ने कहा कि उद्धव द्वारा बुलाई गई रविवार की ये बैठक में वो शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे कोई भी सांसद उद्धव जी के साथ नहीं छोड़ेंगे और मैंने ये कई बार कहा है कि किसी ने मुझसे संपर्क नहीं किया है और मेरा पार्टी छोड़ने का कोई भी सवाल उठता ही नहीं है। लोगों को अफवाह नहीं फैलानी चाहिए और हमें बदनाम नहीं करना चाहिए। मैं जहां हूं वहां खुश हूं। मैं उद्धव जी का साथ नहीं छोड़ूंगा क्योंकि लोगों ने हमें एक खास विचारधारा से जोड़ लिया है। वहीं तेलंगाना के कुछ क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार इसकी तीव्रता जो है वो 3.8 मापी गई है। भूकंप के झटकों के बाद से इलाके में कुछ देर के लिए लोगों में दहशत का माहौल बन गया और कई लोग अपने घरों और इमारतों से बाहर निकल आए। हालांकि अब तक किसी भी तरह के जान माल के नुकसान या फिर किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं मिली है। अधिकारियों के मुताबिक भूकंप का असर सीमित क्षेत्र में महसूस किया गया और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए। विशेषज्ञों का कहना है कि कम तीव्रता वाले भूकंप आमतौर पर बड़े नुकसान का कारण नहीं बनते हैं, लेकिन एहतियात बरतना जरूरी है। भूकंप के बाद से स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस में मुलाकात करेंगे और दोनों नेताओं की ये मुलाकात करीब 1.5 साल के बाद होने वाली है। व्हाइट हाउस ने इसकी पुष्टि की है। मिडिल ईस्ट तनाव और होर्मुज संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस में होने वाले G7 समिट के दौरान मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस के सीनियर अधिकारियों की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है। सीनियर अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि ट्रेड डील पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हो सकती है। उन्होंने कहा कि भले ही ये डील उसी समय फाइनल ना हो, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच कई तकनीकी मुद्दों पर चर्चा होगी। अमेरिका के सीनियर अधिकारियों ने बताया कि उनकी मुलाकात के दौरान शायद कोई डील फाइनल ना हो, लेकिन तकनीकी बातचीत पर चर्चा जरूर होगी। अधिकारियों ने कहा कि मुझे लगता है कि संभावित ट्रेड डील पर बात होगी। हमने इस साल की शुरुआत में एक ज्वाइंट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर साइन किया था और पिछले 1 साल में हम भारतीयों के साथ काफी गहन बातचीत कर रहे हैं। कुछ हफ्ते पहले अमेरिका की एक टीम भारत भी गई थी और अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि हमारी उनसे अच्छी बातचीत हुई। मैं खुद अगले हफ्ते भारत आऊंगा और ये देखने के लिए कि क्या हम इस डील पर आगे काम कर सकते हैं। अमेरिका और भारत के बीच पहले कभी भी कोई ट्रेड डील नहीं हुई है और हमारी इकोनॉमी बहुत अलग तरीके से काम करती है। भारत की इकोनॉमी में बहुत सारे डेटा अप्रोच है और जो हमारी कंपनी के लिए बिजनेस कम मुश्किलें बनते हैं। अधिकारियों ने बताया कि मीटिंग के दौरान डील फाइनल नहीं होगी, लेकिन बहुत सारी टेक्निकल चर्चाएं होंगी। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि G7 में उस डील को पूरा कर पाएंगे और मुझे लगता है कि हमें और टेक्निकल चर्चाएं करनी होगी। हालांकि लीडर्स के पास ये जानने का अच्छा मौका होगा कि हम कहां हैं और आने वाले हफ्ते में डील को पूरा करने में कितना
आगे बढ़ना चाहते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि 16 महीने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने वाली है और इस मुलाकात पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात बेहद ही खास मानी जा रही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात है और 16 महीने के बाद दोनों नेताओं की ये मुलाकात है। वहीं रूस से ऊर्जा आयात को लेकर सामने आई एक नई रिपोर्ट में भारत को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रूसी जीवाश्म ईंधन खरीद बताया गया है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी कि CREA की रिपोर्ट के मुताबिक मई 2026 में भारत ने रूस से करीब 5.8 अरब यूरो मूल्य के हाइड्रोकार्बन का आयात किया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल आयात में सबसे बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का रहा, जो कि लगभग 4.8 अरब यूरो का था। चीन इस सूची में पहले स्थान पर है, जबकि भारत दूसरे नंबर पर बना हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय रिफाइनरी ने रियायती दरों पर उपलब्ध रूसी कच्चे तेल की खरीद बढ़ाई है, जिससे मई महीने में आयात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रूस से आने वाले तेल की बड़ी खेप न्यू मैंगलोर और विशाखापट्टनम और पारादीप जैसे प्रमुख बंदरगाहों पर पहुंची। हालांकि भारत लगातार मध्य पूर्व अफ्रीका और अमेरिका से भी ऊर्जा आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक भू राजनीतिक परिस्थितियों और ऊर्जा सुरक्षा की जरूरतों के बीच भारत लागत और आपूर्ति के संतुलन को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति आगे बढ़ा रहा है। वहीं महिला T20 विश्व कप 2026 में आज क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदता जो है वो देखने को मिलेगी, जहां पर भारतीय महिला टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। बर्मिंघम के एक एडजस्ट मैदान पर खेले जाने वाले इस मुकाबले पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है और क्रिकेट प्रशंसकों की नजर बनी हुई है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम टूर्नामेंट का आगाज जीत के साथ करना चाहेंगे, जबकि पाकिस्तान की टीम भी अपने अभियान की शुरुआत बड़े उलटफेर के साथ करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। भारत का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ काफी मजबूत रहा है, लेकिन विश्व कप जैसे बड़े मंच पर किसी भी टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। भारतीय टीम के पास स्मृति मंधाना है, जेमिमा है और साथ ही ऋचा घोष जैसे बल्लेबाजों के साथ साथ मजबूत गेंदबाजी आक्रमण भी मौजूद है। वहीं पाकिस्तान की कप्तान जो है फातिमा सना अपनी टीम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रही हैं। ग्रुप चरण के इस मुकाबले को दोनों टीमों के लिए बेहद ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि शुरुआत जीत में सेमीफाइनल की राह आसान हो सकती है और ऐसे में अब सबकी नजरें जो हैं भारत पाकिस्तान के क्रिकेट प्रतिद्वंदी रोमांच मैच पर टिकी हुई है। वहीं अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे मैच में नीतीश कुमार रेड्डी ने टीम इंडिया के लिए दमदार गेंदबाजी की। बारिश से प्रभावित मैच में नीतीश ने 4 ओवर की गेंदबाजी में 31 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। उनकी इस दमदार गेंदबाजी के कारण ही अफगानिस्तान की टीम जो है वो शतकीय पारी के बावजूद भी बड़ा स्कोर नहीं बना पाई और मैच में दमदार गेंदबाजी के बाद नीतीश कुमार रेड्डी टीम इंडिया की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आए और इस दौरान नीतीश रेड्डी सवालों का जवाब दे रहे थे और तभी अचानक उनके फोन की घंटी बज जाती है। फोन देखते ही नीतीश रेड्डी ने इंटरव्यू को बीच में ही रोक दिया। दरअसल ये फोन उनकी मां का था। नीतीश ने लाइव कैमरे में ही फोन रिसीव किया और अपनी मां को बताया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में है और 5 मिनट के बाद उन्हें कॉल बैक करेंगे। नीतीश रेड्डी इस प्यार का लोग उनके इस प्यार को खूब सम्मान कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। नीतीश चाहते हैं कि वो फोन भी नहीं उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले अपनी मां का फोन कॉल को प्राथमिकता दी। भारतीय क्रिकेट टीम में बारिश से प्रभावित पहले वनडे मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया है। मुकाबला जो है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। बारिश के कारण इस मैच में 25-25 ओवरों का किया गया था और मैच में अफगानिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित किया गया कि ओवर में से एक गेंद जो है उसको 194 रन बनाकर ऑल आउट हो गए और अफगानिस्तान के लिए रहमान उल्लाह गुरबाज ने दमदार बल्लेबाजी की। वहीं दिल्ली NCR में बारिश के बाद एक बार फिर से उमस ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। IMD ने राजधानी और आसपास के इलाकों में उमस और
बढ़त तापमान को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले दिनों में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली थी, लेकिन अब नमी बढ़ने के कारण उमस का असर ज्यादा महसूस किया जा रहा है। वहीं आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही वायु गुणवत्ता सूचांक यानी कि AQI में भी बदलाव दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश के बाद से वातावरण में नमी बढ़ने और हवाओं की रफ्तार कम होने की वजह से लोगों को चिपचिपी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। IMD के अनुसार अगले कुछ दिनों तक दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में लोगों को पर्याप्त पानी पीने और तेज धूप के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।